आयोडोफॉर्म को बनाने की प्रयोगशाला विधि हम लोगों ने पढ़ रखी है, और आयोडोफॉर्म में से ही भौतिक गुण मैंने लिख रखे हैं। देखो क्या लिखे हैं, उनको पहले पढ़ लेते हैं। भौतिक गुणों में से मैंने 4 नंबर लिखे हैं। पहला नंबर है आयोडोफॉर्म के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। आयोडोफॉर्म के लिए पहले नंबर पे लिखी बातें आपको पता ही होनी चाहिए। आयोडोफॉर्म एक विशेष गंधयुक्त पदार्थ होता है। वैसे भी जितने फॉर्म नाम के कंपाउंड हैं, चाहे वो क्लोरोफॉर्म हो, ब्रोमोफॉर्म हो या आयोडोफॉर्म हो, इनकी सबकी गंध एक विशेष प्रकार की होती है। तो मैंने लिख रखा है विशेष प्रकार की गंधयुक्त पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। इसको नंबर को याद रखना है, पीले रंग का होता है और ठोस पदार्थ है आयोडोफॉर्म। नेक्स्ट नंबर पे कहता है जल में अघुलनशील है। ये तो तकरीबन सभी बच्चों को आता है कि जब भी कोई कार्बनिक यौगिक होता है वो जल में अघुलनशील रहता है, क्योंकि आयोडोफॉर्म के फॉर्मूले को देखेंगे आप खुद पाएंगे ये कार्बनिक यौगिक है। और कार्बनिक यौगिक जल में कैसे होते हैं, अघुलनशील, परंतु कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में कैसे रहते हैं, घुलनशील। ये नंबर अपना हमेशा हर एक पदार्थ के लिए याद रखना, ठीक है। अकार्बनिक यौगिक जल में घुलनशील होंगे, परंतु कार्बनिक यौगिक जल में घुलनशील नहीं होंगे। अकार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में नहीं घुलेंगे, जबकि कार्बनिक यौगिक कार्बनिक में घुल जाएंगे। और बहुत सारी चीजें याद नहीं कर सकते, बस इतनी चीज ध्यान रखें। अकार्बनिक अकार्बनिक में घुलनशील होते हैं, कार्बनिक कार्बनिक में घुलनशील होते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें कार्बनिक अकार्बनिक में भी घुलनशील हैं। वो परिस्थितियां वैसे तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस पे इसको पढ़ रखा है, लेकिन अगर ऐसा कोई जरूरत पड़ेगी तो फिर उसको देख लेंगे एक बार। अभी नेक्स्ट नंबर है आयोडोफॉर्म के लिए, क्योंकि ठोस पदार्थ है हम इसका गलनांक लिखेंगे। द्रव पदार्थ होता है तो क्वथनांक पर बात कर लेते हैं। कहता है इसका गलनांक 119 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला नंबर है, कहता है प्रकाश की उपस्थिति में यह विघटित होने लगता है। अगर आयोडोफॉर्म को देखा जाए तो लोग कहते हैं आयोडोफॉर्म प्रकाश सक्रिय होता है। प्रकाश की प्रेजेंस में क्या होता है, विघटित, अर्थात 2 या 2 से अधिक भागों में क्या होने लगता है, टूटने लगता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसके बाद भी कभी कभी हम लोगों से क्वेश्चन आता है प्रकाश की उपस्थिति में आयोडोफॉर्म पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं विघटित हो जाता है। लेकिन साथ में एक और लाइन बढ़ा सकते हैं इसी के बाद। देखो क्या लाइन बढ़ा सकते हैं, क्या लिखा है, प्रकाश की उपस्थिति में यह विघटित होने लगता है तथा। तो इस बात को मैंने लिख रखा है कि भैया अगर यह विघटित होगा तो भी उस दौरान क्या करेगा, विघटित होने पर ये आयोडीन की वाष्प को क्या करेगा, मुक्त करेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अभी क्या है कि अब हम लोग इसके पढ़ते हैं रासायनिक गुण। आयोडीन कौन कौन से रासायनिक गुण दिखा सकता है। तो रासायनिक गुण बेटा इसको सभी जानते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा एक और बात मैं बता दूं, अगर आपको क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण याद हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आयोडोफॉर्म का रासायनिक गुण आपके लिए परेशानी उत्पन्न करेगा। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण आते हैं, वही रासायनिक गुण आयोडोफॉर्म में भी चलने वाले हैं। दोनों के रासायनिक गुण लगभग सिमिलर होते हैं। तो जैसे मैं क्या करता हूं, एक एक रासायनिक गुण को लिखना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले एक रासायनिक गुण लिखते हैं, आपने क्लोरोफॉर्म पर भी लिखा होगा, अपचयन। अपचयन वहां क्लोरोफॉर्म का कराया था, यहां आयोडोफॉर्म का होगा। अपचयन कराने के लिए आपने 2 मोल नवजात हाइड्रोजन का प्रयोग किया था। तीर के निशान के ऊपर आपको याद होगा आपने NaHG लिखा था। आप चाहे तो लिख सकते हैं, लिया ऐसा भी लिख सकते हैं, फॉस्फोरस प्लस HI, ये भी नवजात हाइड्रोजन देता है। मैंने क्या बोला था, अपचयन के लिए बहुत सारे उत्प्रेरक हैं, कोई भी उत्प्रेरक यूज कर सकते हैं। आपको लगता है सर जी ये नहीं लिखना चाहते, हटा दीजिए भैया, NaHG लिख सकते हैं। आपको लग रहा था कि वही वाला पुराना वाला अच्छा था, उसी को रख लेते। कुल मिला के ये उत्प्रेरक नवजात हाइड्रोजन देना चाहिए, और नवजात हाइड्रोजन से ही हम आयोडोफॉर्म का अपचयन करवा सकते हैं। अब नवजात हाइड्रोजन हमें चाहे रेड फॉस्फोरस और HI का सॉल्यूशन दे, चाहे NaHG दे, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे, कोई भी दे, हमें नवजात हाइड्रोजन चाहिए। अच्छा नवजात हाइड्रोजन करेगा भी क्या बेटा, एक H जो है वो एक I से भी क्रिया कर लेगा और बनाकर तैयार कर लेगा HI। ध्यान से देखना बेटा, I तो कम हो गया है, I बचे हैं 2, अब दूसरा वाला H उसकी जगह पर पहुंच जाएगा।
तो फॉर्मूला बन जाएगा CH2I2। आपको याद होगा क्लोरोफॉर्म पे लगभग ऐसा ही फॉर्मूला बना था CH2Cl2। आपने नाम बताया था डाइक्लोरोमेथेन। इस बार आयोडीन लगा है तो भैया इसका नाम है डाई आयोडो, और क्योंकि कार्बन एक है मेथेन, और मैं क्या कहता हूं मेथेन को मीथेन भी कहा जाए तो उसमें से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली हेडिंग देखो, लिखते हैं नेक्स्ट रासायनिक गुण है, कहता है जल अपघटन। अब जल अपघटन की बात करेंगे तो भैया आयोडोफॉर्म के सूत्र को ऐसे लिख लेते हैं, H सिंगल बॉन्ड C, और इसके बाद 3 आयोडीन उस पर लगे होंगे। क्लोरोफॉर्म के भी सूत्र को ऐसे ही लिख रहे थे। जल अपघटन होगा तो अभिक्रिया करवाएंगे जल से। और बेटा मैंने पहले भी बता रखा है, अगर जल के सूत्र को ऐसा लिखना आप समझते हो, मैं क्या सोचता हूं ये काफी आसानी है आपके लिए अभिक्रिया को सॉल्व करने के लिए। होगा क्या, ये 3H 3I से अभिक्रिया कर लेंगे, HI HI HI, तो बनकर तैयार होगा 3HI। मैं क्या सोचता हूं मेरे पास क्या पदार्थ बचता है, H सिंगल बॉन्ड C, और बेटा 3 बॉन्ड इसके खाली हो गए क्योंकि तीनों बॉन्ड से I तो निकल गया। और जब 3 बॉन्ड खाली हो गए तो पहले बॉन्ड पर बचा हुआ OH, दूसरे बॉन्ड पे OH और तीसरे बॉन्ड पे OH लगा दें, OH OH OH। और आप जानते थे अगर एक कार्बन पर 2 OH आ जाएं तो ही यौगिक स्थायी नहीं बचता था। फिर इसमें कितने OH हैं, 3 बार OH आ गया है, इसका अर्थ है ये तो बिल्कुल भी स्थायी नहीं है। और क्योंकि ये बिल्कुल भी स्थायी नहीं है तो मैं यहां लिख दूंगा कि ये पदार्थ कैसा है, अस्थायी। अब बेटा हम इसकी अभिक्रिया को लिखते हैं, नीचे देखो, क्योंकि पदार्थ अस्थायी है अर्थात ये डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, अपघटित हो जाएगा, विघटित हो जाएगा, कुछ भी बोल सकते हैं। और विघटित कैसे होगा, H और OH को लेकर अलग हो जाएगा, तो ये अलग कर देगा H2O। और मैं क्या देखता हूं बेटा मेरे पास क्या बचता है, HCOO और H, HCOOH। इसको बेटा फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। नाम लिखना चाहें तो नाम लिखा जा सकता है फॉर्मिक एसिड, क्योंकि चींटी के डंक से प्राप्त एसिड है इसलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड रखा गया। अगली अभिक्रिया देखो या अगला रासायनिक गुण लिखते हैं, नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कल भी पढ़ा है हम लोगों ने, इसी को आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते थे। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, या बेटा इसी को एक और नाम से जानते हैं, कहते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण। अब देखो आइसोसाइनाइड परीक्षण या कार्बिल एमीन अभिक्रिया का है तो हमें याद है बातें कि सबसे पहले RNH2 अर्थात कोई 1 डिग्री एमीन लेना होता है। 1 डिग्री एमीन की, अच्छा 1 डिग्री एमीन की ये विशेषता भी है, कैसे पहचान सकते हैं, 2 चीजें हैं। कोई भी एमीन बनता है अमोनिया के सूत्र से। 1 डिग्री कब बनता है, जब अमोनिया के सूत्र में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए और उस हाइड्रोजन के कम हुई जगह पर किसी एल्किल या एरियल ग्रुप को लगा दिया जाए, 1 डिग्री एमीन बनता है। अगर बेटा किसी सूत्र अमोनिया के सूत्र से अगर 2 हाइड्रोजन हटा दिए जाएं और उसकी जगह पर 2 एल्किल ग्रुप लगा दिए जाएं, भाई अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। अगर 2 हाइड्रोजन हटा दोगे तो हाइड्रोजन तो 1 बचेगा और इसकी जगह पर एल्किल या एराइल ग्रुप को लगा दिया जाए, ये द्वितीय एमीन की पहचान है। और टर्सरी एमीन की पहचान क्या होती है, अमोनिया के सूत्र से तीनों हाइड्रोजन हटा दिए जाएं अर्थात केवल क्या बचेगा, N, और उसकी जगह पर एल्किल या एरियल ग्रुप लगा दिए जाएं, ये तृतीय एमीन की पहचान होती है। तो हमें कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण के लिए प्राथमिक एमीन की आवश्यकता पड़ती है। पहचान कैसे होगी, भैया अमोनिया के सूत्र से देखो एक ही हाइड्रोजन तो गायब है, होते 3 हैं, 2 लिखे हैं।
अभिक्रिया होगी इस बार आयोडोफॉर्म के, क्योंकि रिएक्शन है आयोडोफॉर्म की अभिक्रिया होगी। देखो ऐसे आयोडोफॉर्म को लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड C, और आयोडोफॉर्म में से 3 I ऐसे लिखे जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और बात थी, अभिक्रिया क्षारीय विलयन से होती थी, और क्षारीय विलयन में से या तो आप NaOH को यूज कर सकते हो या KOH। मेरे ख्याल से पिछली अभिक्रिया पर जब क्लोरोफॉर्म था NaOH यूज किया था, इस बार KOH को देख लेते हैं। KOH से कोई भी बात बदलने वाली नहीं, तरीका वही है, 3I 3K से अभिक्रिया करेंगे तो 3KI, मैं यहां लिख देता हूं 3KI पोटेशियम आयोडाइड बना। अभी क्या देखते हैं, 3O है, 3 हाइड्रोजन है, देखते हैं 2 हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और ये 3 हाइड्रोजन, 2 और 1 3, और 3 और 3 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते तो बना लेता 3H2O। मैं क्या सोचता हूं, मेरे के आसपास क्या बच रहा है, R सिंगल बॉन्ड N, और साथ में बच रहा है ये वाला C, RNC। कोई इसका नाम पूछता है तो भैया इसका नाम है एल्काइल आइसोसाइनाइड, नाम याद रखना। अब अभिक्रिया में से R की जगह पर आप CH3 C2H5 का यूज कर सकते हैं, इच्छा हो कर लेना, ना मन हो मत कर लेना, कोई जरूरत नहीं है। एक और अभिक्रिया है जो काफी फेमस है, राइमर टीमन अभिक्रिया लिखा जा सकता है या टीमैन, दोनों ही चीजें बराबर हैं। अगर कहीं राइमर टीमन, राइमर टीमैन, राइमर टीमान कुछ भी ऐसा आ जाता है तो दोनों ही चीजें सही हैं, तीनों ही चीजें सही हैं, उच्चारण केवल अलग अलग है। अभी क्या देखते हैं, राइमर टीमैन अभिक्रिया में करना क्या होता है। उसके लिए आपको चाहिए OH, और बेटा आपको अभिक्रिया करवानी है आयोडोफॉर्म CHI3 प्लस, बेटा अभिक्रिया करवानी है 3KOH। अच्छा, वैसे अभिक्रिया में से आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम मुझे थी नहीं वहाँ, आप ऐसे लिख लेते तो भी सही था, आपने इस प्रकार से लिख लिया तो भी कोई परेशानी नहीं है। ये 3I 3K से अभिक्रिया करेंगे और सबसे पहले बनाकर तैयार करेंगे 3KI। अब ध्यान देने वाली बात है, इस कार्बन पर कितने OH जुड़ जाएंगे, 3, और जब कार्बन पर 3 OH जुड़े होते हैं तो ऐसा यौगिक कभी स्थायी नहीं होता। तो स्थायी नहीं होता तो होगा क्या उस दौरान, H नीचे वाले के OH को लेके अलग हो जाएगा और ऐसी कंडीशन पर बनाएगा क्या, जल। और जल बनने के बाद देखो बेटा बचेगा क्या क्या, मैं देखता हूं इसको। और ऐसे अगर बात समझ में कम आ रही है तो मैं क्या सोचता हूं, आप इसको अच्छे ढंग से समझने के लिए आप उसी फॉर्म में लिख लें। अभिक्रिया होगी KOH, KOH और KOH से। इससे और अच्छा आ जाएगा कि 3I 3K से अभिक्रिया करके 3KI बना लेंगे, और थोड़ा सा ध्यान दे देंगे इसमें तो और समझ में आ जाएगा। देखो होगा क्या, ये O, ये तो जल बनेगा बनेगा, HOH से अभिक्रिया करके जल बना ही लेगा। दूसरा और ध्यान देना है, ये H O से अभिक्रिया कर लेगा, ध्यान रखना, HO से अभिक्रिया कर लेगा तो एक और जल का अणु अलग हो जाएगा। और ऊपर बेटा बेंजीन रिंग पर तो OH लिखा ही था, लास्ट अवयव देखना है बेटा, जरा देखो ये H तो हट गया था उसकी जगह पर, इसका मतलब H की जगह क्या हो गई है, खाली। ध्यान से देखना। अब अगर इस पूरे सूत्र में देखा जाए, तीनों I हटा दिए मैंने, तीनों K हटा दिए, ये दोनों H चले गए, ये दोनों H चले गए, अगर बचा है तो क्या, O और ये वाला H।
और एक C भी तो बचा है, इसको लिख लेंगे CHO। नाम याद रखना इसका बेटा, इसका नाम है सैली सिलेल्डिहाइड। इसका विशेष नाम है भैया, इस नाम को अपना याद करके रखना, सैलिसिलेल्डिहाइड इसका नाम है। अभी क्या है कि लास्ट रासायनिक अभिक्रिया बचती है, उसको भी लिखते हैं। लिखा है चांदी के चूर्ण से क्रिया। ऐसी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म पे भी हुई थी और ऐसी ही अभिक्रिया होने वाली है आयोडोफॉर्म पर। तो भैया आयोडोफॉर्म के सूत्र को लिख लेते हैं। आयोडोफॉर्म का सूत्र है CHI3, 6 मोल Ag अभिक्रिया करेगा और फिर यहां भी लिख लेते हैं CHI3। इस बार CHI3 को थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि भैया ये 3 I और अगले वाले के 3 I अभिक्रिया कर लेंगे सिल्वर से। 6 Ag अगर 6 I से अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा 6 AgI। यह एक प्रकार का सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेप है और इसके बाद बचेगा CH और CH। इस CH और CH को आप लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और बेटा कोई इसका नाम पूछे तो आपको पता है कार्बन 2 के लिए एथ और ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं आइन का। तो अगर कोई कहेगा एथाइन, या इसी का एक और नाम है एसीटिलीन। एसीटिलीन जो है वो ज़्यादा नाम फेमस है। एथाइन नाम आयुपेसी पर से लिया गया है, तो याद दोनों रखने हैं, एथाइन या एसीटिलीन। अच्छा, मैं क्यों नाम नहीं लिख रहा हूँ? उसका रीजन है कि भैया हमको इतनी बची जगह पर क्या लिख लेना है, उपयोग। नाम लिखेंगे तो उपयोग छूट जाएंगे और ये केमिकल यहीं पर बेटा समाप्त हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि हम दूसरे बोर्ड पर इसको मिटाएं और फिर उपयोग अलग से लिखते घूमें। तो हम यहीं पर बेटा इसके उपयोग भी समाप्त कर देंगे। देखो, अच्छा, आयोडोफॉर्म एक प्रकार की क्या है, दवा है, औषधि है। तो आयोडोफॉर्म को यूज किया जा सकता है औषधि के रूप में। बेटा आयोडोफॉर्म घाव जो होते हैं, चोट जो होती है, घाव होते हैं, इनको सही करने के लिए यूज में आने वाली दवा है। इसको ध्यान रखना अपना। कोई व्यक्ति पूछ लेता है दूसरा उपयोग क्या लिखना है, तो दूसरा उपयोग भी लिख लेते हैं, यह एक प्रकार का प्रतिरोधी है। तो ऐसा लिख लेते हैं, पूरी लाइन नहीं लिखते हैं, बस इतनी लिखते हैं, प्रतिरोधी। अच्छा, प्रतिरोधी को तो एक और नाम से जानते हो, प्रतिरोधी को तो बच्चे कम जानते हैं, इसको मेरे ख्याल से ज्यादा जानते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में। जैसे डेटॉल एक प्रकार का एंटीसेप्टिक होता है, छोटे छोटे बैक्टीरिया और वायरस को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। आयोडोफॉर्म भी एक प्रकार का एंटीसेप्टिक है, अर्थात प्रतिरोधी है। अच्छा, कोई व्यक्ति तीसरा उपयोग कहता है, मैं क्या बोल रहा था, तीसरे और चौथे उपयोग में तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हमेशा लिखी जा सकती हैं। तीसरा नंबर लिखा जा सकता है अन्य कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में। देखो आयोडोफॉर्म ने अन्य कितने कार्बनिक पदार्थ बनाए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और भी ना जाने कितने कार्बनिक पदार्थ बना रखे हैं। हमने तो केवल वही लिख रखे हैं जो हमें लगा कि आपको इतने पता होने चाहिए। तो एक और नंबर लिखते हैं, अन्य कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में। तो भैया अन्य कार्बनिक पदार्थ बहुत सारे हैं जो इससे निर्मित किए जा सकते हैं, उनके नाम ना लिखना, क्योंकि नाम तो बहुत सारे हो जाएंगे। अभी लास्ट नंबर एक और चीज लिख सकते हो, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो चौथा उपयोग लिखते रहे हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो पदार्थों में से चौथा उपयोग आप ये वाला बना सकते हो। तो भैया आयोडोफॉर्म जो केमिकल है हमको इतना ही पढ़ना है, इसको नोट करते हैं
छोटे छोटे और भी जो आर्टिकल है उनको भी समाप्त करते हैं। जैसे एक और आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जल्दी से इसको नोट करते हैं। फिर अगला बेटा जो केमिकल हम लोगों को पढ़ना है उसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा, अंग्रेजी में भी इनके नाम वही हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको एक और नाम से जानते हैं, पायरीन, या इसको पायरीन भी लिखा जा सकता है, और फॉर्मूला होता है CCl4। तो इस केमिकल कंपाउंड को पढ़ना है और भैया देखना है कि इसको हम कैसे कैसे बना सकते हैं। मैंने पहले ही हेडिंग डाल रखी है, निर्माण की विधियां। आखिर इस कार्बन टेट्राक्लोराइड को कैसे कैसे बनाया जा सकता है, मैंने पहले ही हेडिंग लिख रखी है, मेथेन से आप कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनाओगे। सभी को पता है बेटा, मेथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। अगर इस पर मैं 4Cl2 की अभिक्रिया करवा दूं, वो भी अभिक्रिया होने वाली है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है बेटा, होता क्या है, 4H 4Cl को लेकर अलग हो जाते हैं, बना लेते हैं 4HCl। अच्छा, एक और चीज लिखी जा सकती है, देखो क्या, कि अगर 4H हट गए हैं तो कार्बन की 4 वैलेंसी भी तो खाली हो गई है। 8Cl में से बचे हुए 4Cl उस वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे और बना लेंगे CCl4। अभिक्रिया ये वाली आप कम से कम 3 या 4 बार करवा चुके हो। बशर्ते हुआ क्या है कि पिछली बार जब मैंने अभिक्रियाएं लिखी थी, 1 मोल Cl2 से की थी तो मोनोक्लोरोमेथेन बना था, फिर 1 मोल से की तो डाइक्लोरोमेथेन बना, फिर 1 और मोल से की तो ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म बना, और चौथे मोल से अभिक्रिया की थी कि तब कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। और फिर मैंने एक लाइन और भी लिखी थी कि इन चारों यौगिकों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। अभिक्रिया वही है, बशर्ते 4 मोल से एक साथ कर दी गई है, उससे परेशान मत होना। लिखा है कार्बन डाई सल्फाइड से। देखो कार्बन डाई सल्फाइड से कैसे बनाया जा सकता है। कार्बन डाई सल्फाइड का सूत्र होता है CH2। ये एक प्रकार का तेल जैसा गाढ़ा चिपचिपा द्रव होता है, और कार्बन डाई सल्फाइड जो है वो एक अच्छा विलायक भी है। इसकी कुछ बातें तो पता ही होनी चाहिए। तेल जैसा गाढ़ा चिपचिपा द्रव होता है, और कैसा विलायक होता है, अच्छा विलायक होता है कार्बनिक यौगिकों के लिए। अब इस पर अभिक्रिया देखो हम लोगों को करवानी है क्लोरीन गैस की। प्रेजेंस रहेगी AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की। और बेटा देखो अभिक्रिया को करवाना कैसे, 3 मोल से करवाते हैं अभिक्रिया। क्लोरीन आएगा और सल्फर को क्या कर देगा, हटा देगा। अगर आप अभिक्रिया को और भी अच्छे माध्यम में पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है कि सर जी ये अभिक्रिया हमको पूरी समझ में आ जाए, इसको कैसे लिख सकते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड का सूत्र देखो ऐसा होता है, ये है कार्बन डाइसल्फाइड का सूत्र। इस पर अभिक्रिया होने वाली है, मैं क्या बोल रहा था, 3Cl2 की, और उपस्थित रहेगी AlCl3 की। होगा क्या, क्लोरीन टकराएगा और इन बॉन्ड्स को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। अब ध्यान देने वाली बात है, बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा कैसे। सबसे पहले देखो ऐसा कंपाउंड बना है, तो जब बॉन्ड को ब्रेक करता है ऐसी सिचुएशन पे देखो क्या होगा, एक Cl इधर मिलेगा, एक Cl इधर मिलेगा, और बेटा 4 Cl मिलेंगे बीच वाले को। अब मिलेंगे तो देखो बनेगा कैसे, S2 है, इसको लिख सकते हैं H2, और उनके साथ Cl भी 2 हैं, Cl2। ये कॉर्नर वालों को सॉल्व कर लिया। अब बीच वाले को सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या बनेगा, CCl4। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को ऐसे लिखा जा सकता है। चलो इसमें से एक मेरे लिए परेशान है, लंबी लाइन खर्च हो गई, चलो कोई बात नहीं। अभी एक और विधि है क्लोरोफॉर्म से। भैया क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। इस पर अगर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया करवा दी जाए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, वही अभिक्रिया है, तो भैया ये चौथा वाला H जो लगा हुआ है ये Cl के साथ अलग हो जाएगा, बना लेगा HCl। और भैया मैं क्या सोचता हूँ, जो एक H एक Cl को लेके अलग हो गया, जो दूसरा Cl लगा है वो यहीं पर आके खाली जगह बैठ जाएगा, CCl4। याद रखिएगा इसको पायरीन बोलते हैं। अभी क्या है, बनाने की तो 3 विधियां हो गई। भौतिक गुण पढ़े तो पहला ही गुण लिखा है CCl4, मीठी गंध वाला विषैला द्रव पदार्थ है। अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है या पायरीन जिसको कहते हैं, एक प्रकार का विषैला द्रव पदार्थ है।
इसमें से अगला नंबर लिखा है कार्बनिक विलायक में घुलनशील, ये तो जाने कब से कार्बनिक पदार्थों का चला आ रहा है। और जल में कैसा होता है, अघुलनशील। अगला नंबर लिखा है तेल, वसा, मोम आदि के विलायक के रूप में। अब मैं इस बात पर थोड़ी सी बात कर लेता हूं, ये क्या है विलायक? विलायक वह पदार्थ होता है जिसमें कोई दूसरा पदार्थ घुल जाता है। किसी दूसरे पदार्थ को स्वयं में घोल लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, विलायक। और जो पदार्थ घुल रहा होता है उसका क्या नाम होता है, विलेय। दोनों को याद रखना, विलायक ऐसा पदार्थ है जो कि किसी दूसरे पदार्थ को स्वयं में क्या कर लेता है, घोल लेता है। इस दुनिया के सबसे अच्छे विलायक की अगर कभी बात होती है, हम पहले ही नाम बोल देते हैं जल। अच्छा, जल क्यों सबसे अच्छा विलायक है, उसके दो रीजन मैं मानता हूं। पहला रीजन क्या है, जल सभी जगह आसानी से अवेलेबल है। जल को आप कभी आप अपने यहां बात करिए, अन्य विलायक की अपेक्षा जल आसानी से प्राप्त कर सकते हो। और दूसरा, जल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें ज्यादा से ज्यादा यौगिकों को घोला जा सकता है। इस दुनिया में पाए जाने वाले अधिकांश यौगिक, मैं सब यौगिकों की बात नहीं करता, अधिकांश यौगिक जल में कैसे होते हैं, घुलनशील। अब कहोगे सर जी अभी तक आपने जितने यौगिक पढ़ाए सारे के सारे अघुलनशील थे। बेटा कार्बनिक पर बात चल रही ना, जैसे कार्बनिक पर आएंगे सारे के सारे पदार्थ जल में घुलनशील मिलेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं जल एक अच्छा विलायक है। तो इसीलिए मैंने लिखा विलायक कर समझ गए, तेल, वसा और मोम आदि को कार्बन टेट्राक्लोराइड में आसानी से घोला जा सकता है। अच्छा, इसके रासायनिक गुणों को पढ़ेंगे तो इसमें से रासायनिक गुण बहुत ही कम है। यहीं से रासायनिक गुण पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे रासायनिक गुणों में से सबसे पहला रासायनिक गुण अगर पढ़ेंगे तो पहला रासायनिक गुण है अपचयन। देखते हैं अपचयन कितने बच्चों के दिमाग में आता है। बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होता है CCl4। अपचयन के लिए 2 मोल नवजात हाइड्रोजन चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि अपचयन के लिए तीर के निशान के ऊपर क्या लिखना है। पुरानी बातों पे थोड़ा सा जोर डालो दिमाग पे और हमको लोग क्या लिख सकते हैं, NaHG होगा क्या, एक H एक Cl से विक्रिया कर लेगा, बना डालेगा HCl। अच्छा, एक H एक Cl से विक्रिया करके HCl बना लेगा। तो ध्यान देने वाली बात है, अब कार्बन के पास केवल कितने क्लोरीन बचे हैं, 3। चौथा हाइड्रोजन यहां पर जुड़ जाएगा कि वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, इस फॉर्मूले को जानते हो क्या कहते हैं, कल के दिन पढ़ा था और इसका नाम था क्लोरोफॉर्म। अभी अपचयन का गुण हो गया, एक और रासायनिक गुण पढ़ते हैं HF से क्रिया। अब देखो हम बता दें HF से अभिक्रिया को, मैं फिर से देखो यहां रिपीट करता हूं, अपना नाम भूल जाना लेकिन HF से की गई अभिक्रिया को कभी मत भूलना, क्योंकि HF से अभिक्रिया के दौरान एक बहुत ही खतरनाक पदार्थ बनने वाला है जिसकी तैयारी आपको भरपूर होनी चाहिए। मैं लिख कर दिखाता हूं, देखो CCl4 की अभिक्रिया होने वाली है 2HF से। अच्छा, 2HF से अभिक्रिया होगी कैसे, इस पर भी बात कर लेते हैं। बेटा 2H 2Cl को लेकर अलग हो जाएंगे, 2H 2Cl को लेकर अलग हो जाएंगे। तो पहला पदार्थ तो बनेगा 2HCl और दूसरा पदार्थ देखो क्या बनेगा, कार्बन के साथ 2 क्लोरीन तो बचेंगे, क्योंकि 4 थे भैया, 2 निकल गए तो 2 तो बचेंगे। और बेटा बाकी के 2 F भी तो बचेंगे, वो क्लोरीन की वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे। तो CCl2F2 नाम सुनना इसका, देखो क्लोरीन के कारण क्लोरो, फिर फ्लोरीन के कारण फ्लोरो, और फिर लास्ट में लिखा हुआ है कार्बन, तो कार्बन। इस कंपाउंड का नाम है क्लोरो फ्लोरो कार्बन। क्लोरो फ्लोरो कार्बन को एक और नाम से जानते हैं CFC। अच्छा, CFC के नाम से समझते हो, CFC क्यों कहा गया, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। अभी एक और इसका नाम है, फेमस नाम है फ्रियोन। हालांकि ये वाली बात भी स्पष्ट कर दें कि इस दुनिया में क्लोरोफ्लोरोकार्बन कई प्रकार के हैं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कई प्रकार का, इसके अलावा फ्रियोन भी कई प्रकार का है। उनमें से ये एक प्रकार है Cl2CF2, अन्य भी प्रकार हैं, लेकिन क्या है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट भी, अपने कोर्स में भी यही पढ़ना है हम लोगों को।
क्लोरोसीएफसीस गैस कई प्रकार की होती है। तभी आप अगर कभी देखोगे किसी चैप्टर में अगर लिखा तो कहीं कहीं पर CFC के बाद S लिखा होगा, CFCs, अर्थात कई प्रकार के क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC या फ्रियोन का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिज जिसको कहते हैं, उसमें भरी जाने वाली गैसों में किया जाता रहा है। और अभी भी बहुत सारे कूलेंट होते हैं, अर्थात ठंडा करने वाली मशीनें, जिन पे हम CFC का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये क्रिएट करने लगते हैं कुछ दिन बाद। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उसको पढ़ेंगे तब, जब बेटा ये वाला केमिकल ही हम लोग पढ़ रहे होंगे, तब उसको पढ़ लेंगे क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी से हम दूसरे आर्टिकल में जबरदस्ती इसको नहीं डालना चाहते। HF से क्रिया हो गई, एक और क्रिया इसमें भी पढ़नी है। राइमल टीमैन अभिक्रिया। अच्छा, राइमल टीमैन अभिक्रिया इस पे भी है, हाँ इस पे भी है। देखो ये कैसे करनी है अभिक्रिया। भैया राइमल टीमैन अभिक्रिया के लिए हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए था फिनॉल। हाँ ये तो यार क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म में था। ऑर्थो पोजीशन का क्या होना चाहिए था, हाइड्रोजन। इसके बाद लिखा होना चाहिए था क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म, हाँ लिखा होना चाहिए था। लेकिन भैया क्योंकि इस बार हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं CCl4 का, इसलिए थोड़ा सा चेंज करना जरूरी है। कार्बन के साथ 4Cl। परेशान मत होना इन 4Cl को देखकर, एक लंबी लाइन देखकर जो घबरा जाओ और कर भी ना पाओ। और इसके बाद बेटा अभिक्रिया करवानी होती थी क्षार की, तो याद करो 3Cl होते थे तो 3 मोल क्षार ले लेते थे। भैया 4Cl हैं तो इस बार थोड़ा सा चेंज करके 4 मोल क्षार को ले लेते हैं। अब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो सबसे पहली बात तो बच्चा ये जान लेना चाहिए, कुछ समझ पाए इसको। 4 के 4Cl से अभिक्रिया करेंगे तो बनाकर तैयार करेंगे 4KCl। अभी मैं क्या सोचता हूँ, मेरे पास जो जो बचता है उसको ले लेते हैं। देखो बेटा ध्यान से इसको समझो, ना समझ पाना तो बताना हमको। देखो ये 4H हैं, ये अभिक्रिया करेंगे 2O से। 4H 2 से O से अभिक्रिया करेंगे, बनाकर तैयार करेंगे 2H2O। अच्छा जगह थी नहीं इधर, मैंने नीचे लिख दिया इसको। आपके पास जगह होगी आप सामने लिख करके आओगे। तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाएंगे। अब मेरे पास जो बचेगा मैं उसको लिखूंगा। भैया बेंजीन में से फिनॉल लगा लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखने वाली बात है, आपके पास और कुछ भी नहीं बचा, C बचा है, 2 O बचे हैं और ये वाला H बचा है। तो आप इसको लिख सकते हैं COOH। अच्छा एक चीज और मैं क्या बोलता हूं, जब यहां CHO लिखा था अर्थात एल्डिहाइड ग्रुप लगा था, आपने इसका नाम बताया था सैलिसिलेल्डिहाइड। सैलिसिल के आगे एल्डिहाइड लगा दिया, सैलिसिलेल्डिहाइड। अभी क्या है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप लगा है, तो इसका नाम थोड़ा सा अलग चेंज करेंगे और इसका नाम डालेंगे सैलिसिलिक एसिड, या इसको हिंदी में भी लिखना चाहें तो सैलिसिलिक अम्ल। तो सैलिसिलिक एसिड है। अब राइमल टीमैन अभिक्रिया कौन सी है, ये भी राइमल टीमैन अभिक्रिया है। अच्छा इसमें से इतनी ही रासायनिक गुण पढ़ने भी हैं। अब रासायनिक गुणों को छोड़कर जल्दी से आ जाते हैं हम लोग ये बात पढ़ने कि आखिर इस केमिकल का यूज क्या क्या हो सकता है, आखिर क्यों पढ़ा हमने यूज में। तो यूज में बेटा देखो बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो। पहला तो यहीं से उठा करके देखते हैं, देखो क्या तेल, वसा और मोम आदि का क्या है, ये विलायक। अर्थात अगर आपको तेल को, वसा को, मोम को घोलना है तो आप किसका यूज करते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो यहां लिख लेते हैं पहला उपयोग तेल, वसा तथा मोम के विलायक के रूप में, विलायक के
रूप में। बेटा एक और चीज लिखते हैं, CFC के निर्माण में। अच्छा, CFC करता क्या है? जो प्रशीतक पदार्थ है, अर्थात वस्तुओं को ठंडा करने के लिए सहायक है, जो प्रशीतक पदार्थ है। अच्छा, एक और लिख सकते हैं इसमें से, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के लिए एक और बात लिखी जा सकती है, क्लोरोफॉर्म बनाने में। अच्छा, आपने बनाकर भी रखा है क्लोरोफॉर्म, देखो यहां आपने अभिक्रिया करवाई और क्लोरोफॉर्म बनाया। कोई पूछे क्लोरोफॉर्म बनाने में तो किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग क्या है, तो हम बताएंगे यहां जो कि बेहोशी लाने की दवा है। तो क्लोरोफॉर्म अच्छा काम करता है बेहोशी लाने में। अच्छा, 3 उपयोग हो गए, चौथा और पांचवा उपयोग तो आप खुद जानते हैं। चौथा उपयोग वाला लिखते हैं, कौन सा? अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। और पांचवा क्या ले लेते हैं? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। वैसे आपको कम से कम 2 तो याद ही रखने हैं, 4 मैं लिख देता हूं ताकि कम जब याद हो पाए तो 2 तो याद ही हो जाए। एक और नंबर लिखेंगे, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। और भैया पांचवा लिखने की इच्छा हो तो लिख ले, ना लिखने की इच्छा हो तो जबरदस्ती नहीं है इसके लिए। क्या वाली बात लिखनी पड़ेगी? हाँ देखो, अन्य कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में। अगर खुश हैं तो छठवां नंबर भी तैयार कर सकते हैं, अग्निशामक के रूप में, अर्थात आग को बुझाने में, अग्निशामक के रूप में। आग को बुझाने में भी बेटा इसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड को। तो आप इतनी बातें उपयोग के रूप में इसको तैयार कर सकते हैं। आपको जो भी इच्छा हो वो उपयोग में से आप 3-4 नंबर जो है आप इसको तैयार कर लें। मैं क्या सोचता हूं, अगर इन 2 उपयोगों को लिखने का नंबर ना ही आ पाए और आपके उपयोग अच्छी तरह से इन दोनों को लिखे बिना तैयार हो जाएं, तो आप इन दोनों को लिखे बिना कर लेना, क्योंकि ये तो अधिकांश बच्चे लिख के आ जाएंगे। जब कोई उपयोग नहीं पता होगा यही 2 लिख के आ जाएंगे। तो बाकी आप अगर इनसे हट करके लिख सकें कोई उपयोग, ये ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो क्या करेंगे फिर, इसको आप नोट करेंगे। केमिकल्स में से तो 2 केमिकल रह जाते हैं, लेकिन हम लोगों में के दोनों केमिकल्स में एक केमिकल तो ऐसा होगा जिसमें एक अभिक्रिया केवल पढ़नी होगी मात्र, दूसरी अभिक्रिया करनी ही नहीं होगी। तो बहुत ही कम समय के लिए आर्टिकल बचा हुआ है। तो उस कम समय के लिए जो आर्टिकल बचा है, जो 20 मिनट 30 मिनट का बचा हुआ है, उसको पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्लास पे। तो इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं।